हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट क्लास में आपको पता है कि हम लोग जनरल साइंस की क्लास को देख रहे थे और वहाँ पे हमारा क्लास नंबर 11 फाइनल हो चुका है। आज हमारा क्लास नंबर 12 है जनरल साइंस का। डेली प्रैक्टिस टेस्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं डीपीटी, ठीक है। 5 क्वेश्चन यहाँ पे हम डेली बेसिस पे यहाँ पे देखते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट अभी से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुए हैं वहाँ से जो भी आपके साइंस के क्वेश्चन पूछा गया है वहाँ इस तरह के क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करिएगा, ठीक है। और एक चीज़ और आपको बता दें, जैसे हमारा ये डीपीटी के क्लास चल रहा है, अगले मंथ हम जैसे कोशिश करेंगे 9-10 तारीख के बाद से, ठीक है, सितंबर 9-10 के बाद से हम एनसीईआरटी की जो भी आपकी यहाँ पे एनसीईआरटी के जितने भी सारे प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई भी आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है, या आपका एनसीईआरटी से बेसिक लेवल से जो भी आपके साइंस के जितने भी कॉन्सेप्ट होता है उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन होता है, हम उसको देखेंगे। जो भी आपका एनसीईआरटी पूरा एनसीईआरटी ही देखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे कि ये आपको जो है काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कि जो भी अभी ग्रुप डी आरआरसी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें देखेंगे जितना भी सारा क्वेश्चन बना रहा था सारा एनसीईआरटी बेस पर बनाया जा रहा था, ठीक है। तो इसको देखते हुए हम पूरा एनसीईआरटी पढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी से जो है कोई कहीं से सारा जो भी जितना भी एग्ज़ाम होता है इसी के रिगार्डिंग आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चाहे इसका फिगर की बात करें कि किस फिगर का फिगर टाइप का जो भी क्वेश्चन होता है, ठीक है, या आपका देख लेंगे वहाँ पे क्वेश्चन रिएक्शन होता है, ठीक है, रिएक्शन होता है, इसके माध्यम जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे इसको देखेंगे, ठीक है। बहुत सारे चैप्टर में आप देखेंगे आपको अलग अलग चीज़ देखने को मिलेगी। हम काफ़ी सारी चीज़ कंप्लीट कर चुके हैं, कुछ दिन में और कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो था हमारा कुछ सोचे थे आपको बता दें, लेकिन आज इसका क्वेश्चन देखेंगे। इसका देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डीपीटी का आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हम कल लास्ट वाले में 11 नंबर में कल लास्ट में बताए थे, ठीक है। और ये भी यहाँ पे क्वेश्चन है, क्योंकि वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया था, कुछ क्वेश्चन को सोचे कि यहाँ पे ले लें, ठीक है। और दूसरी चीज़ और है कि यहाँ पे थोड़ा सा बनाने में ये पहले क्वेश्चन ले लिया गया था, लेकिन खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन यही है आपका, कल इसको बता चुके थे लेकिन आज भी यहाँ पे इस पीडीएफ बना दिया गया है। तो यहाँ पे यह है कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है, ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है। कल आपको बताए थे कि कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे बनता है, चूने का पानी यहाँ पे CaOH होता है, ठीक है। और इसमें आपको कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की गैस प्रवाहित करने पर, यानी कि CO2 गैस जब प्रवाहित करेंगे तो क्या बनता है, यहाँ पे बनेगा आपका CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं CaCO3। ये आपका बनेगा जब भी आप चूने का पानी में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जब यहाँ पे जो प्रवाहित करेंगे तो ये आपको बनता है यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनता है, ये आपका बनता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर ए, कल हम इसको देख चुके थे कैल्शियम कार्बोनेट को, तो कैल्शियम कार्बोनेट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट का जो प्रयोग होता है आप देखेंगे इसका प्रयोग किस में होता है, दंत मंजन में होता है, ठीक है, पेस्ट में होता है, ठीक है, टूथपेस्ट जो होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में आपका ये आपका उपयोग होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। और प्राकृतिक रूप में ये आपका यहाँ आता है, ये आपका यहाँ पे संगमरमर जो चूने का पत्थर होते हैं, ठीक है, चूने के पत्थर कल इसको बताए थे, चूने का पत्थर जैसे संगमरमर है, ठीक है, संगमरमर इसके रूप में पाया जाता है, खड़िया के रूप में पाया जाता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में था कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ठीक है, नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आपको नवीनीकरणीय ऊर्जा कह रहा है, एक होता है गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा। तो आपको पहले बात तो क्वेश्चन में ध्यान देना है कि नहीं है ये आपको बताया नवीनीकरणीय में और गैर नवीनीकरणीय में क्या होता है। देखिए ऊर्जा का ऐसे स्रोत जो प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पर पाए जाते हैं या पृथ्वी के अंदर दबे होते हैं, ठीक है, ऐसे जो आपके ऊर्जा के स्रोत होते हैं वो क्या कराते हैं, गैर नवीनीकरणीय स्रोत का। जैसे आपका क्या हो जाएगा, कोयला, ठीक है, कोयला हो जाएगा, LPG है आपका, ठीक है। इस तरह के जितने भी ये आपके ऊर्जा के स्रोत पाए जाते हैं इसको क्या कहते हैं, गैर नवीनीकरणीय स्रोत कहते हैं, ठीक है, ठीक है, गैर नवीनीकरणीय यहाँ पे स्रोत, ठीक है, ये आपके हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे नवीनीकरणीय स्रोत
के इसका नहीं है। तो जितने भी आपका क्या हो जाएगी, जो मानव द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, उसको क्या होता है, वो नवीनीकरणीय स्रोत में आता है। जैसे आप देखें पवन ऊर्जा, ये आपकी नवीनीकरणीय स्रोत में आता है, पवन ऊर्जा। ये आपका सौर ऊर्जा, ये भी आपका क्या आता है, नवीनीकरणीय स्रोत में आता है। भूतापी ऊर्जा, ये भी आपका क्या आता है, नवीनीकरणीय में। लेकिन अगर आप देखें जीवाश्म का ऊर्जा, ये क्या है आपका, ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत नहीं आता है, ये गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत में आता है। ठीक है, तो इसको इधर से ध्यान से देंगे कि जो मानव द्वारा यहाँ बनाया जाता है, जैसे पवन ऊर्जा के लिए आप देखेंगे पूरा उसका जो है स्ट्रक्चर बनाया जाता है, तो ये सब आपका क्या हो जाएगा, पवन ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जीवाश्मों का जो ऊर्जा है, एनर्जी फॉर्म ऑफ फोसिल्स, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, बाकी ये सब नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है। ठीक है, जिसको इस तरह से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि नाइट्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान 14 है। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि नाइट्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। परमाणविक द्रव्यमान कितना होता है, 14, यही आपको कह रहा है। और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। ठीक है, हाइड्रोजन का 1 होता है। परमाणु संख्या कितना होता है, एटॉमिक नंबर, ये आपका 1 होता है। 1.008 इसका क्या होता है, इसका एटॉमिक वेट होता है। लेकिन आपको जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ के हाइड्रोजन का 1 है, तो अमोनिया का आणविक द्रव्यमान बताइए। ठीक है, अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH3। ठीक है, इसको कहते हैं अमोनिया। ठीक है, ये आपका अमोनिया होता है। तो इसका परमाणु यहाँ पे आपको कह रहा है अमोनिया का आणविक द्रव्यमान बताइए। तो देखेंगे 14 का कितना, नाइट्रोजन का 14 है, हाइड्रोजन का 1 है, हाइड्रोजन 1 का 1 है, तो 3 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 17। ठीक है, 17 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा 70। तो ये आपका अमोनिया का यहाँ पे आणविक द्रव्यमान कितना होगा, ये आपको बताना था, तो ऑप्शन नंबर बी 70 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद से देखिए नेक्स्ट, देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे कह रहा है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन देखेंगे, बहुत रेयर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। जितना भी शिफ्ट में क्वेश्चन आप देखे हैं, रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें शिफ्ट में, तो इस तरह क्वेश्चन बहुत कम पूछता है। ठीक है, जो कि आपको याद रखना पड़ता है यहाँ पे, और इसका फार्मूला भी होता है। लेकिन क्या है, यहाँ पे ज़्यादातर इसको याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे वायु का अगर निरपेक्ष अपवर्तन सूचकांक की बात करें, तो ये होता है 1.003 होता है। ठीक है, और इसके बाद से अगर आप जल की बात करें, तो जल का कितना होता है, 1.333 होता है। ठीक है, ये आपका वायु का होता है, और ये आपका जल का होता है। इसी तरह से अगर आप बात करें हीरा का, ठीक है, तो हीरा कितना होता है, 2.417 होता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर बर्फ़ की बात करें, बर्फ़ की, तो बर्फ़ का कितना होता है, ये होता है 1.31। ठीक है, ये निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक होता है, ये आपका होता है 1.31, ये आपका इतना वैल्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे ज़्यादातर एग्जाम में ये जितना भी शिफ्ट में क्वेश्चन हुआ है, जो आपका पेपर हुआ है, उसमें इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम यहाँ पे देखने को मिला, बट फिर भी इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसमें और भी सारे होते हैं, हम उसको एक जो क्लास में चाहे आपको PDF के फॉर्म इसको प्रोवाइड करा देंगे, जितना भी सारा यहाँ से एग्जाम, क्योंकि यहीं से घूम के हमारी इसमें आपको वायु का पूछ दिया, अगले बार हो सकता है बर्फ़ का पूछ दे, हीरा का पूछ दे, जल का पूछ दे। ठीक है, तो बहुत रेयर होता है क्वेश्चन पूछने का, लेकिन फिर भी इसको याद रख के जाएंगे, ताकि एग्जाम इस तरह क्वेश्चन को पूछ देता है तो आपको इजीली उसको सॉल्व कर लें। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है, ये है कि कॉपर ऑक्साइड और ये हाइड्रोजन, ये मिलकर आपको ये रिएक्शन है। तो कह रहा है कि यह समीकरण निम्न में से किसका एक उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पे उपचयन है, वियोजन है, अपचयन है, रिडॉक्स है। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर आप देखें, यहाँ पे रिएक्शन अगर लिख लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड CuO है, हाइड्रोजन है। ठीक है, और ये रिएक्शन कर रहा है, तो ये बन रहा है कॉपर प्लस ये आपको बनेगा H2O। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, इधर वाले का जो आपका इसको क्या कहते हैं, इसको अभिकारक बोलते हैं। ठीक है, अभिकारक मतलब रिएक्जेंट बोलते हैं। ठीक है, और ये आपका क्या होता है, उत्पाद, प्रोडक्ट इसको कहते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे इस कॉपर ऑक्साइड का, हाइड्रोजन का, फिर इसका, तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें किस तरह का क्या हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, तो कॉपर निकालेंगे तो यहाँ पे X ऑक्सीजन कितना होता है, एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2, तो ऑक्सीजन का कितना रखेंगे, -2 बराबर 0, तो यहाँ पे X बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कॉपर का 2 आ जाएगा। हाइड्रोजन सिंगल है तो ये कितना हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0, कॉपर सिंगल 0 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा। और हाइड्रोजन का निकालेंगे यहाँ पे, तो ये आप X मानेंगे तो 2x - 2 बराबर 0, यानी कि ये हो जाएगा 2x बराबर +1 यहाँ पे।
तो आपको यहाँ पे दिख क्या रहा है, देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है कि कॉपर यहाँ पे देखिए 2 से कितना गया है, 0। कॉपर कितना गया है, 2 से 0, पहले 2 था फिर 0 बना, यानी क्या इसका रिडक्शन हुआ, घटा है, ठीक है, यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन क्या था, पहले 0 था, बाद में कितना हो गया, यहाँ पे +1 हो गया, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हो गया यहाँ पे, ठीक है, बढ़ गया है, 0 से 2 गया है। तो देखिए इस तरह के जो भी आपके रिएक्शन होता है जिसमें आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों जो है होता है साथ साथ, इस तरह के रिएक्शन को क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। दोनों में अगर रेडॉक्स रिएक्शन होता है इस तरह को कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको कभी भी रेडॉक्स रिएक्शन चेक करना हो तो दोनों को पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, ठीक है, दोनों तरफ से। यहाँ पे ये आपका रिएक्जेंट है, अभिकारक है और उत्पाद, दोनों का निकाल लीजिए और वहाँ से देखिए कि किस भी आप में किसमें कितना बड़ा है, किसमें कितना घटा, उस हिसाब से आप देख लेंगे तो आपको क्या होगा, यहाँ पे इजीली पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा रिएक्शन है। इसे बहुत सारे रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा था कि कॉपर का 2 से कितना 0 बना, फिर इसका ये होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास अगर आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।